हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे? 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। वैसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आए थे इस बार, 71 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आने का चांस है, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्मूलेज है, बहुत सारे कंसेप्ट है जिसका एप्लीकेशन डायरेक्ट यूज होता है। हमारा जो मास हो गया, वेट हो गया, थ्रस्ट हो गया, प्रेशर हो गया, जो बायोएंसी, डेंसिटी, इन सब के बेस पे बहुत सारे एप्लीकेशन होता है। उन सब का यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, हिंदी में हमारा गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण में हमने क्या किया है, एक 1 पेजर नोट्स बनाया। 1 पेजर नोट्स में क्या, पूरे चैप्टर का एक एक कंसेप्ट का 1 पेजर नोट्स है। लेकिन ये नोट्स तब काम आएगा जब आप पूरा चैप्टर समझ लेंगे। मेरे वीडियो देख के जब पूरा चैप्टर समझ लेंगे, जो नीचे जो नोट्स, ये जो नोट्स मेंशन है, ये नोट्स आप पढ़ लेंगे, तो पेपर के 1 घंटा पहले आप ये पढ़ेंगे, A to Z सारे के सारे कंसेप्ट आपका रिकॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, ये देखिए फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर किससे क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन यहीं से आता है। ये देखिए फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला। तो हम एक एक फॉर्मूला, एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। माने न्यूटन का, जो हमारा न्यूटन चाचा है, उसका गुरुत्वाकर्षण और ग्रेविटी में। सबसे पहले तो हम न्यूटन पढ़ने से पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, बेसिक समझेंगे तो अब ना हमको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रेविटेशन, माने गुरुत्वाकर्षण। ब्रह्मांड में किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण, मतलब कोई भी 2 पोजीशन ब्रह्मांड में, स्पेस में, उसके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, माने उसको जो आपस में खींच रहा है, जो भी बल है, उसी बल को ग्रेविटेशन कहते हैं। ये एक यूनिवर्सल घटना है, हर जगह लागू होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पोजीशन हो जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स लागू नहीं होता है, गलत, हर जगह लागू होता है। पृथ्वी चांद के बीच, पृथ्वी सूरज के बीच, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं के बीच ये कार्य करता है। फिर ये होता है ग्रेविटेशन। फिर ग्रेविटी क्या होता है? तो ग्रेविटी होता है पृथ्वी द्वारा अपने निकट वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षक बल। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के कंसेप्ट में, अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ के रेफरेंस में बोला गया है कि ग्रेविटेशन होता है ओवरऑल हर किसी के रेफरेंस में, हर किसी के संदर्भ में। लेकिन ग्रेविटी होता है सिर्फ अर्थ के संदर्भ में। जैसे पेड़ ऊपर से नीचे, पेड़ से सेब गिरना, या पृथ्वी जो है सूरज के प्रति चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, वो सब का कंसेप्ट। अब यहाँ आ गया न्यूटन चाचा का सार्वत्रिक जो 3 ग्रेविटेशनल का नियम है, वो वाला कंसेप्ट है। तो हम पढ़ेंगे न्यूटन का यूनिवर्सल, जो सार्वजनिक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। पहले सार्वजनिक लॉ, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है फोर्स, वो वाला फोर्स किसके बराबर होगा? G(m1 m2 अपॉन r²। डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा। G क्या है, m1 m2 r² क्या है। जो मास होता है ना, अभी बताया था ना 2 ऑब्जेक्ट, तो ये एक मास 1 का, ये पहले ऑब्जेक्ट का मास, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, ये है। जी क्या है? जी फिक्स है, फिक्स एक यूनिट है, वो है। अब ये फिक्स यूनिट कहाँ से आया वो भी बताया जाएगा। और आर तो हो गया रेडियस, इन दोनों के बीच की दूरी को आर बोला गया है। अब इसमें ये बोला गया, इसमें बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 के इंटू m2 अपॉन r²। इसके डायरेक्टली, इसको ऐसे बताया गया है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना वजन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट का वजन, उसका जो गुणनफल मल्टीप्लाई है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर का। दोनों के बीच की जो दूरी है उसका जो स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा दूरी होगा फोर्स उतना ही कम होगा। ओबियसली कॉमन सेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर चला गया तो उसके बीच की दूरी, उसके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाता है, और जो पास ऑब्जेक्ट रहता है उसके बीच ज़्यादा बॉन्डिंग, ज़्यादा अट्रैक्शन बना रहता है। अब इन दोनों को अगर साथ मिला दिया जाए तो यही तो बनेगा, यही बनेगा। अब ये जो जब भी ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, जो समानुपाती या मतलब वित्त अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं,
तो इसके जगह एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को जी कहा गया है। जी की एक फिक्स वैल्यू है जो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के रेशियो -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये होता है ग्रेविटेशन का, क्या होता है ग्रेविटेशन का, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका जी का वैल्यू। m1 m2 हमने बता ही दिया, r हमने बता ही दिया, ऊपर का जो यूनिवर्सल लॉ कांस्टेंट फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला बता ही दिया। अब बताइए इस फॉर्मूला के बेस पे अगर न्यूमेरिकल आएगा कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 18 किलो का, दूसरा ऑब्जेक्ट है 15 किलो का, उसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और तो उसका फोर्स क्या होगा? क्यों नहीं निकल सकता? आपको जी पता है, m पता है, m2 पता है, r पता है, आराम से निकलेगा। पूछ लो जैसा क्वेश्चन पूछना है, सब हैंडल हो जाएगा बीपीएससी में। नेक्स्ट, इस नियम को कथन के हिसाब से क्या बोला गया है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु से ऐसे बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी की व्युत अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने क्या बताया? मैंने भी तो यही बताया। ऊपर जो समझा रखा है, ये वाला जो समझा रखा है ये यही तो है। तो चलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगले टॉपिक में क्या है? जी की वैल्यू। जी क्या है? 6.67 इंटू 10 के रेशियो -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। जी क्या होता है? जी क्या है? एक मान। जी का मान जो है पृथ्वी, चंद्रमा और अंतरिक्ष सहित सभी स्थानों पर समान होता है। जी का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये सब हो गया जी। अब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ये ग्रेविटेशन क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स, यूनिवर्सल होता है, उसके बाद हर जगह लागू होता है। ग्रेविटी पृथ्वी के नज़रिए से देखा जाता है। ये हमने फॉर्मूले की ऊर्जा पुर्जा सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हर ऑब्जेक्ट के बीच जो है ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और इन्वर्सली जो रेडियस के, जो मैं अभी बता चुका हूँ, जो बताया हूँ वही वाला यहाँ दे रखा है, और ये भी हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यही जो फॉर्मूला है उसको अलग अलग एंगल से जोड़ा गया है, अलग अलग फैक्टर पे जोड़ा गया है। पहला फैक्टर है रेडियस। तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बताया था ना। अगर रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर मान लो रेडियस, यहाँ देखिए, अगर रेडियस r है तो फोर्स f होगा, लेकिन अगर रेडियस 2 गुना बढ़ा तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, मतलब f/4 हो जाएगा। अगर रेडियस 3 हुआ तो ये 1/r, मान लीजिए यहाँ 3r हो जाएगा तो 1/9। ये वाला कंसेप्ट है कि 1/9 कम हो जाएगा, और रेडियस 4 पे 1/16 कम हो जाएगा, f/16 हो जाएगा। और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, ये भी बता चुका हूँ। अगर एक का मास डबल हुआ, डबल 1 मास, तो फोर्स डबल हो जाएगा। अगर दोनों का डबल हुआ तो 4 हो जाएगा। ये सब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। मान लीजिए दोनों का वजन डबल हो गया, 2m हो जाएगा, 2m होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो जाएगा? 4m हो जाएगा ना। तो ये 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? यही वाला कंसेप्ट है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। अब हमारा f जो है 1/r² के प्रोपोर्शनल है। जो हम इधर डब्बे में पढ़े थे उसी को वर्ड्स में तोड़ रखा है। जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ग्रेविटेशन फोर्स कमज़ोर होता जाएगा। ये एकदम कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, हाँ, दोनों पास पास है, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए चंबुक है, मैग्नेट पास है, उसके बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा है, दूर हो गया तो थोड़ा कम हो गया, वैसा वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माने जो हमारा जी वाला कंसेप्ट है, जो हम पृथ्वी पे जो लगाया जाता है वो वाला कंसेप्ट है। अब उसको कैसे रिलेट कर रखा है? तो ये हम इन्वर्स वाला तो पढ़ ही चुके हैं कि अगर दूरी कम होगा तो बल पे क्या अंतर होगा, दूरी 3 गुना हो जाएगा तो फोर्स पे 1/9 कम हो जाएगा। अगर ये 4 गुना हो गया तो ये 1/16 कम हो जाएगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान के बीच वाला भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि एक द्रव्यमान 2 गुना करने पे बल 2 गुना होगा, दोनों को 2 गुना किया तो 4 गुना हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम एकदम सही से पढ़ा रहे ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चों को आसानी से समझ जाए। नोट्स भी एकदम फर्स्ट क्लास है, आपको बस पढ़ना है। ये नहीं एग्जाम होने के बाद पढ़ लेना था काश पढ़ लेना था, ऐसा होता। गुरुत्वाकर्षण के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत अनुक्रमणपाती मैं बता चुका हूँ। एक के कम होने से दूसरा जब बढ़े उसको कहते हैं, और अनुक्रमणपाती होता है जिसको एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़े।
ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसी को बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही इलुबरेटेड और सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। जितनी दूरी अधिक होगी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। अब बताइए कितना क्लीन नोट्स है, एकदम शुद्ध क्लीन। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने गुरुत्व जनित त्वरण, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, वो एक्सेलरेशन क्या होता है, पढ़ा था ना एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, यही है ना एक्सेलरेशन। 8th चैप्टर 9th चैप्टर अपॉन टाइम, यही है ना एक्सेलरेशन। तो कंसेप्ट वही है, यहाँ यूज दूसरे जगह हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के नज़रिए से इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी, ये छोटा जी हमारा हो जाएगा ग्रेविटी, त्वरण जो त्वरण है ग्रेविटी के कारण, उसको हम छोटा जी से डिनोट करेंगे, बड़ा जी अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ भी वही कंसेप्ट है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जी भैया तो अपना कांस्टेंट है 6.67 वाला। ये देखिए ये नियतांक है ना कांस्टेंट, एम पृथ्वी का द्रव्यमान। यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान इसलिए लिया गया है क्योंकि जी तो पृथ्वी के कंसेप्ट में ही तो लिया जाता है, अभी तो बताया था कि जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के कंसेप्ट में देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, आर, रेडियस। रेडियस किसका रेडियस, पृथ्वी का रेडियस। क्यों, क्योंकि जी हमेशा, छोटा वाला जी हमेशा पृथ्वी के नज़र में। अब नेक्स्ट है छोटा जी और बड़ा जी में क्या अंतर है, कैपिटल और स्मॉल में। तो कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन पर के जी स्क्वायर। इसका मान कभी नहीं बदलता, हर जगह सेम रहता है। लेकिन जी की वैल्यू 9.8, ये भी लगभग फिक्स होता है, लेकिन ये पृथ्वी पे है, इसका मान स्थान के अनुसार बदलता है। पृथ्वी पे कुछ और होगा, पृथ्वी पे भी अगर इक्वेटर पे आ गया तो वहाँ कुछ और होगा, पोल पे कुछ और होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे चेंज होता रहता है। जैसे मान लो ध्रुव पे जी का मान पे ध्रुव पे अधिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रेडियस कम होता है। तो पोल पे जो ग्रेविटेशन का मान है वो इतना अधिक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे रेडियस बहुत ही कम होता है। हम पृथ्वी का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पेन एक मिनट जरा, हाँ, तो पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर ऐसा गोल होता है ना, तो जो इक्वेटर वाला साइड है ये मोटा होता है, इसका मतलब यहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेडियस कम होगा। इसीलिए यहाँ पे रेडियस कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे रेडियस ज़्यादा तो ग्रेविटेशन कम हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट पेपर में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हमारा है इक्वेटर, वही मैं अभी जो बता रहा था इक्वेटर वाला। इक्वेटर में क्या है, यहाँ पे मान न्यूनतम होता है क्योंकि जो रेडियस है सबसे ज़्यादा होता है। पहला हो गया हाइट के साथ, रेडियस है। दूसरा क्या है, हाइट बढ़ने के साथ क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ ग्रेविटेशन का मान कम हो जाता है, और गहराई में आते आते ग्रेविटेशन का मान घट जाता है। तो इस बात का भी एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है, तो इसका हम बता चुके हैं कि जो पृथ्वी है वो चपटी होती है, तो रेडियस कम हो जाता है, तो जी का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्री फॉल कंसेप्ट। ये वाला एक तरह से ये कंसेप्ट जो चैप्टर 8 और 9 में था, उस टाइम पे मैं उतने अच्छे से समझा नहीं पाया था, तो इसको हम एक बार समझते हैं। उससे पहले ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट दिया हुआ है, इसमें पेन एक बार सेलेक्ट कर ले, हाँ जी हाँ, यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट दिया हुआ है 6.67 वाला, एंड यहाँ पे ग्रेविटेशन दिया हुआ है। दोनों के बीच में डिफरेंस है, पोल पे ये सेम रहेगा लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमम का अंतर है। हाइट पे सेम रहेगा लेकिन ये हाइट बढ़ने के साथ ये कम हो जाएगा, और नीचे भी गहराई बढ़ने के साथ ये कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर या जितना नीचे जाओ, जी जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, पोल पे क्या क्यों मैक्सिमम, वो तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा फ्री फॉल के कंसेप्ट में क्या होता है। अब देखिए जब भी फ्री फॉल होता है इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फट से नीचे गिर जाता है, ये एकदम धड़ाम से नीचे गिरता है। तो जो ये वाला कंसेप्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। अब फ्री फॉल के केस में क्या क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अब जैसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए ड्रॉप हुआ, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, इसका मतलब पहले वो स्थिर था, यू जीरो था। तो जब यू जीरो था, जो हम पहले तीन फॉर्मूला पढ़े थे, एक v = u + at, और एक s = ut + ½ at², कहाँ गया, हाँ ये रहा, और v² - u² = 2as, a माने g, 2gs। अब इसमें अगर हम u को 0 रख दे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0,
तो ये v इज इक्वल टू 80 बन जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। a और g सेम होता है, s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, ये देखिए, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये देखिए। तो इसका मतलब जो u ऑब्जेक्ट गिराएंगे तो u 0 हो जाएगा। अब हम किस केस में क्या होगा वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे ही u 0 रखेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर ऊपर थ्रो करेंगे। अब ऊपर थ्रो करने पे अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशन है। नेक्स्ट एट हाईएस्ट पॉइंट, अब ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, v 0 हो जाएगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट अचीव करता है इसका मतलब वहाँ से वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा इसका मतलब फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा। अब उस केस में फिर अलग अलग कंडीशन के साथ वो निकालना है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इम्पोर्टेंस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट क्यों घूम रहा है, मून चांद क्यों घूम रहा है, पृथ्वी और प्लैनेट क्यों घूम रहा है, ओशियन टाइड, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सब इसी चीज़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे हम फ्री फॉल को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देखिए जब वस्तु को छोड़ा जाए इसका मतलब u 0 है। अब u 0 केस में हम पढ़ चुके। जब वस्तु को ऊपर फेंका जाए इसका मतलब सिंपल है, जो u भी है और v भी है, तो जो हमारा फॉर्मूला था वही है। हमारा फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू इज इक्वल v माइनस यू, अब क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस 80, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये देखिए वही है, ये इधर जाके v इज इक्वल टू यू माइनस 80 होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ, तो इस केस में एक ये दे रखा है कि जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है, माने यहाँ पे ग्रेविटेशन है, वो माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव में। तो इसलिए ये नेगेटिव का साइन है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है ना। तो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और एस को एच से डिनोट कर रखा है, तो यहाँ भी और यहाँ भी। तो साइन इसलिए बदल गया क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंका जाता है ना तो वो नेगेटिव में चला जाता है, उसका जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हो जाता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट पॉइंट पे v 0। अब v जैसे 0 हुआ तो फिर से वही फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते। अब महत्व, हम महत्व इंग्लिश में पढ़ चुके ना, वही सेम महत्व है, महत्व कहीं पूछा नहीं जाता है। अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द्रव्यमान, मास क्या होता है, वार, वेट क्या होता है, थ्रस्ट, प्रणोद क्या होता है, प्रेशर, दाब क्या होता है। अब सबसे पहले मास, द्रव्यमान को समझेंगे, फिर वेट को समझेंगे। अब वेट क्या होता है, मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास तक किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा, वो मैटर जो हर जगह सेम ही रहता है, वो मैटर नहीं बदलता। तुम चांद पे जाओ, तुम पृथ्वी पे जाओ, नहीं बदलता। नेक्स्ट है स्केलर, ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, कोई क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स लो फॉलो नहीं करे, ये वाला होता है। और यूनिट तो सेम किलोग्राम। इसे बीम बैलेंस से मापा जाता है, किससे नापा जाता है, बीम बैलेंस से। नेक्स्ट है इसका मान कभी नहीं बदलता, वही बात है जो मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है वेट। अब वेट क्या होता है, वेट में मास तो रहता ही है, जी हाँ मास तो रहता है, इसके साथ साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी कंसेप्ट आ जाता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुना हो जाता है, इसका मतलब इसको वेट कहते हैं। और ध्यान से हम पढ़े हैं मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स। और एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन दोनों बराबर है, इसका मतलब फोर्स और वेट बराबर होता है, बस होता कुछ नहीं है, होता सेम ही है, नाम अलग अलग है। अब देखिए ये यहाँ लिखा होगा, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, वेट इज इक्वल टू mg। वेक्टर है मतलब इसका ट्रायंगल्स लॉ है, इसका डायरेक्शन है, वो सब वाला। न्यूटन इसका यूनिट है। अब देखिए जहाँ न्यूटन इसका यूनिट हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स और ये एक बराबर है। इसे स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है और जी अनुसार बदलता है, वैल्यू के अनुसार। नेक्स्ट है चांद पर इसकी वैल्यू 1/6 हो जाता है। अंतरिक्ष में भार वेटलेसनेस हो जाता है, शून्य हो जाता है अंतरिक्ष में, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन 0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाता है। और वेट ऑफ द मून, अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है वेट ऑफ द मून, चांद का मून क्या होता है। अब जैसे देखा जाए चांद का भार पृथ्वी के भार के 6 मतलब एक छठाई होता है। जैसे पृथ्वी का वेट अगर x है तो उससे 6/1/6 जो होता है ये मून का होता है, इसलिए ग्रेविटेशन भी
6 मतलब 1/6 कम होता है। नेक्स्ट है, ये वही वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, जूम कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 है तो चांद पे जाए पृथ्वी पे जाए द्रव्यमान तो 60 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन वेट क्या हो जाएगा, वेट में ये गुना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा 588, लेकिन अगर चांद पे जाएगा तो चांद पे डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये जो फॉर्मूलेज है ये क्लियर हो तो हम कुछ भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन वेट 0 हो जाएगा, वेटलेसनेस इसी को तो कहते हैं। नेक्स्ट है थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट प्रणोद, प्रेशर दाब। अब उससे पहले एक बार हम यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। मास और वेट का हम डिफरेंस मोटा मोटी समझ चुके हैं, ये जो जितने अच्छे से हिंदी में समझाया हूँ उसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोला हूँ तो आप समझ सकते हैं। वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द अर्थ 1/6, बाकी जो अभी न्यूमेरिकल्स थे वो था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है क्या, थ्रस्ट क्या होता है, प्रणोद क्या होता है। किसी सतह पर लंबवत माने परपेंडिकुलर लगने वाला बल, जैसे मान लीजिए ये हमारा ज़मीन है, ज़मीन पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स, ये क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि थ्रस्ट क्या होता है, तो परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसी को थ्रस्ट कहते हैं, इसका भी सेम है। तो ये आ सकता है कि ऑल फोर्स इज थ्रस्ट, नो, सारे प्रणोद क्या बल है, यस, जितने भी थ्रस्ट होते हैं वो तो फोर्स है, ये तो लिखा हुआ है, जितने भी प्रणोद है वो तो बल है, लेकिन सारे नहीं, बल प्रणोद या थ्रस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज प्रेशर, दाब। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना दबाव है, कितना बल है, कितना फोर्स है, वही तो होता है। देखिए ऐसा यूनिट भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट भी यही हो जाएगा, ये देखिए। नेक्स्ट वही लिखा हुआ है। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसलिए एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। 8th क्लास में जो नेल वाला कंसेप्ट था, कांटी वाला नेल वाला, वही तो है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर। जैसे तेज धार वाला चाकू आसानी से काटता है क्योंकि एरिया कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। सुई कपड़ों में आसानी से प्रवेश करता है क्योंकि एरिया, नुकीले सुई में एरिया कम होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ऊंची हील पहनने में पैर में दर्द हो जाता है क्योंकि एरिया बहुत कम है, हमारे पैरों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। कील दीवार में आसानी से घुस जाता है क्योंकि एरिया बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है। मान लीजिए ऊँट के चौड़े पैर रेत में नहीं धंसते क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो ऊँट का जो पैर है वो बालू पे कम प्रेशर बनाएगा तो उसके पैर में दर्द कम होगा। चौड़ी पट्टी वाली पट्टी जो बैग होता है वो कंधों में दर्द कम करता है क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे बैग का ये स्ट्रैप्स चौला होगा वो प्रेशर उतना कम लगाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्काई जो स्की बर्फ़, जो बर्फ़ पे वो स्की होता है, वो बर्फ़ पे जो चलने वाला जो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो जितना मतलब एरिया उसका जितना ज़्यादा हो उस पर प्रेशर उतना कम लगेगा। तो यही सब कंसेप्ट है। नेक्स्ट परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट तथ्य, इसमें क्या है जो हम पढ़ चुके हैं ना उन्हीं को समराइज करके लिखा हुआ है। वेट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या है, उसका क्षेत्रफल कम होने से क्या होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होने से क्या होगा, ये सब कंसेप्ट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम बायोएनसी पढ़ेंगे, उससे पहले इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं। क्या फोर्स न्यूटन के बराबर है, जी हाँ होता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर फोर्स है। फोर्स प्रेशर पर यूनिट एरिया और 1 पास्कल। स्मॉलर एरिया लार्जर एरिया का हम सारे एग्जाम्पल के साथ समझ चुके हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, बायोएनसी और बायोएंट फोर्स। तो बायोएनसी और बायोएंट फोर्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रिंसिपल जो होते हैं नहीं, आर्किमिडियन चचा का जो प्रिंसिपल है, इससे क्वेश्चन आता है। अभी मैं बताता हूँ बायोएंट फोर्स क्या होता है। बायोएंट फोर्स होता है किसी द्रव्य या लिक्विड या तरल पदार्थ में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल होता है उसी को ये उपलावन बल कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी है, उसमें आप एक मग्गा पानी लेते हैं पानी, तो जितना मतलब उस मग में नीचे जाएगा, जितना मग नीचे जाएगा वो क्या पानी को साइड में डिस्प्लेस करता रहता है। मतलब आप अगर उसके अंदर कुछ डाले यानी घड़ा ही डाले तो पहले पानी को साइड से हटाएगा तो नीचे से पानी भी उसको प्रेशर देगा कि नहीं तू ऊपर जा, तू ऊपर जा, तू ऊपर जा। लेकिन चूंकि मेरा हाथ से मैं दबा रखा हूँ तो जो ये वाला फोर्स है
इसको ओवर पावर कर देता है और हम पानी भर पाते हैं। मान लीजिए अगर हम हाथ छोड़ देते तो फट से हमारा लोटा ऊपर उठ के आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ बायोएंट फोर्स ज़्यादा। तो कुछ नहीं, जो नीचे द्रव्य में, लिक्विड में, एयर में जो नीचे से जो लगने वाला फोर्स होता है उसी को बायोएंट फोर्स कहते हैं। नाम से भी आ रहा है उत्प्लावन, उत्प्लावन बल। अब ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों कर रहा है? फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ऊपर का फोर्स है ओबियसली वो कम है, नीचे का ज़्यादा है, तभी ना फ्लोट कर रहा है, नहीं तो डूब नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? उत्प्लावन बल वो ज़्यादा है वस्तु के भार से। निम्न वस्तुओं तैरती है। तैरने के पीछे का कंसेप्ट क्या है? जो बायोएंट फोर्स है वो ज़्यादा, नहीं ये उल्टा बोल दिया। ये क्या होता है? जो उत्प्लावन, जो बायोएंट फोर्स है वो ज़्यादा होता है वस्तु के भार से, वेट से। अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो अंदर भाग जाएगा, डूब जाएगा। क्योंकि ये ज़्यादा होता है तभी ना इसको हवा मतलब तैरा के रखता है, ऊपर सरफेस पे टिका के रखता है। ये दूसरा एक तो फोर्स वाला कंसेप्ट होता है, दूसरा डेंसिटी वाला कंसेप्ट होता है। डेंसिटी क्या होता है? वस्तु का डेंसिटी जो होता है वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में कम होता है? द्रव्य के घनत्व से। मान लीजिए पानी है, अगर पानी वस्तु का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा तभी ना ऊपर तैर पाएगा। मान लीजिए कोई भारी वस्तु है जिसका डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगा ना। तो ये वाला कंसेप्ट है। दो चीज़ पे निर्भर करता है बायोएंट, कौन सी चीज़ तैर रही है, कौन सी चीज़ नहीं तैर रही है, दो चीज़ पे निर्भर करता है, बायोएंट फोर्स पे, उत्प्लावन बल पे और डेंसिटी घनत्व पे। नेक्स्ट हमारा ये जो एग्जाम्पल है बहुत सारे, ये सब वैसे ही है। जैसे तेल पानी पे तैरता है क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। वस्तु डूब जाती है क्योंकि उत्प्लावन वाला और घनत्व वाला यहाँ भी कंसेप्ट है। अब जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, इस सब का डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, उत्प्लावन बल उसी कारण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट ये डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है हमारा जो मास होता है, जो पदार्थ हमारा अंदर का जो वजन होता है, ये ग्रेविटेशन वाला वजन नहीं, जो आंतरिक वजन होता है उसका और अपॉन में वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड कर दो तो उसको डेंसिटी कहते हैं। और इसका SI यूनिट भी सेम है। मास किस में नापते? केजी में। वॉल्यूम को किस में नापते? क्यूब में नापते हैं ना। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में तो नापते हैं। तो लीजिए यही तो हमारा इसका SI यूनिट है। नीचे देखिए, ये देखिए यहाँ पे SI यूनिट भी तो यही है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी को जनरली पानी के कंपैरिजन में बताया जाता है। जैसे किसी भी पदार्थ का जो डेंसिटी होता है उसको डिवाइड कर देते हैं पानी के डेंसिटी से, मतलब पानी के डेंसिटी को डिवाइड कर देते हैं उस पदार्थ की डेंसिटी से, तो वो होता है रिलेटिव डेंसिटी। इसका कोई मात्रक इसलिए नहीं होता क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी कट गया, इसलिए इसको यूनिटलेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या होता है? जब कोई वस्तु को किसी द्रव्य या पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल है वो कितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसको कहते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या बताता है कि मान लीजिए एक नदी है, ये नदी है, ठीक है। अब इस नदी में एक नाव आ गया, तो इसने जितना अमाउंट ऑफ पानी डिस्प्लेस किया वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है वो तो इधर उधर फैल जाएगा ना। उसी डिस्प्लेस्ड वाटर कितना होता है वो इसके बराबर ही होता है, उसी को कहते हैं। जो डिस्प्लेस्ड वाटर है इसके भार के बराबर ही होगा, जितना इसका वजन होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। ये वाला कंसेप्ट है, लिखा हुआ है उत्प्लावन बल इज इक्वल टू विस्थापित द्रव्य का भार। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आर्किमिडियन के सिद्धांत का उपयोग। इसमें क्या है? जहाज़ों के निर्माण करने में इसका यूज होता है, सबमरीन बनाने में, मतलब जो भी चीज़ पानी में तैरने लायक है। हाइड्रोमीटर जिससे द्रव्य का सापेक्ष घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता और घनत्व मापने का काम करता है। अनियमित आकार वाले वस्तु घनत्व, जो भी घनत्व का खेल हो या तैरने से रिलेटेड हो,
उन सब में आर्किमिडियन भैया का रोल होगा। परीक्षा हेतु इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स आ गए। जो उत्प्लावन की दिशा होती है सदैव ऊपर की होती है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा नीचे से ऊपर लगता है, पानी में लगता है। डेंसिटी उसका यूनिट, ये सब है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, वो दे रखा है। आर्किमिडियन का सिद्धांत, वो जो हम अभी पढ़े थे वही वाला कंसेप्ट है। आर्किमिडियन सिद्धांत, उत्प्लावन बल, ये जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं का कंसेप्ट दे रखा है। नेक्स्ट वन लाइनर भी वही, जी की वैल्यूज एंड ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कंसेप्ट है। आइजैक न्यूटन, पोल पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होता है, वेट क्या होता है, न्यूटन मास, जो हम पढ़ चुके हैं ना उन्हीं को एक तरह से समराइज कर रखा है, अच्छे से लिख रखा है। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बोले तो एक तरह से दोबारा लिख रखा है इस तरीके से। तो जो हमारा चैप्टर था ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हम एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में बायोएंसी, बायोएंट फोर्स वही है। अगर तैर रहा है इसका मतलब बायोएंट फोर्स ज़्यादा है, अगर डूब गया इसका मतलब बायोएंट फोर्स कम है। और डेंसिटी का खेल भी हम देख ही चुके हैं, एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, और रिलेटिव डेंसिटी जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अपॉन वाटर का डेंसिटी। नेक्स्ट आर्किमिडियन प्रिंसिपल को भी अच्छे से समझा चुका हूँ कि जो वजन होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। इसका उसके बेस पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। और ये वन लाइनर हम आ गए। वन लाइनर इससे क्वेश्चन बन के आता है। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ छोटा जी, यूनिवर्सल लॉ किसने दिया था, फिर पोल पे, इक्वेटर पे फॉर्मूला, यूनिट, मेजर वेट, पास्कल, ये सब कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं वही सब पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्विक रिवीजन, हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर 10 ख़त्म हो गया। अब ये है लास्ट मिनट रिवीजन। लास्ट मिनट रिवीजन में क्या है, जो हम पढ़ चुके उन्हीं का लास्ट मिनट पे रिवीजन, ताकि ये आपको पढ़ने से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा, ये सब मात्र 5 से 10 मिनट लगेगा और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। बायोएंट फोर्स, कब तैर रहा है, कब डूब रहा है, आर्किमिडियन प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी, हाइड्रोमीटर, सब जो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये सब पूछा जाता है पेपर में, और सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। हमारा चैप्टर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में भी वही सब लिखा हुआ है पूरा जो है यहाँ से, क्योंकि ये पीडीएफ जो है बहुत हट के लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा लग रहा है। आप जब पढ़ेंगे फट से ख़त्म हो जाएगा। देखिए कितना छोड़ कर कितना क्लियर लिखा हुआ है। अब हम चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 11 कौन सा है? चैप्टर 11 है वर्क। पेन, यह गुड। चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी। वर्क में हम उसका डेफिनेशन, उसके फॉर्मूलाज, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। एनर्जी में हम उसका काइनेटिक, पोटेंशियल और कंजर्वेशन कैसे करते वो पढ़ेंगे। पावर एंड कमर्शियल, तो पावर से तो क्वेश्चन भी आ रखा है, 3.6 वाला जो क्वेश्चन था 17th बीपीएससी में उससे आया था। वर्क एनर्जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम ये हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी यही है, वर्क एनर्जी। हम कार्य से स्टार्ट करेंगे, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इस सब से स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ये भी हमारा हिंदी मीडियम में एक पीडीएफ है जिसमें थोड़ी बहुत स्पेलिंग एरर है, इसलिए हमने ये पीडीएफ बनाया था। तो आप तीनों पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी दिशा में विस्थापन उत्पन्न करता है, उसी को तो वर्क कहते हैं। मान लीजिए एक बक्सा रखा हुआ, हमने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया, इसी को वर्क कहते हैं। यही हमारा वर्क हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कार्य होने की आवश्यक शर्तें। अब उस पर फोर्स जरूर लगना चाहिए, बिना फोर्स पे कार्य होगा कैसे, ये होता। दूसरा, विस्थापन होना ही चाहिए। विस्थापन होना ही चाहिए का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, घूम घाम के तो वापस उसी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इस केस में वर्क जीरो होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। अब यदि इनमें से एक भी शर्त पूरा नहीं हुआ, वर्क जीरो होगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, केवल बल पर्याप्त नहीं, विस्थापन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य का सूत्र। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एस, मतलब फोर्स
इनटू विस्थापन, ये वही डिस्टेंस है, कितना दूर गया। मान लीजिए बक्सा उठा के कितना दूर गया, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा वर्क आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन पूछा गया है 17th बीपीएससी में। वर्क हो गया, फोर्स हो गया, विस्थापन हो गया। अब हमारा वर्क का एक फॉर्मूला आता है W=F.S कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा इसलिए आया है, कोस थीटा वहाँ आता है जहाँ डायरेक्शन गिवन होता है। ये थीटा जो है ना, ये यूनिट है कि 90 डिग्री गया, कितना डिग्री गया, कितना डिग्री गया, ये जो है ये थीटा बताता है। कोस थीटा बताता है किस डायरेक्शन में है। तो ये प्रॉपर वो हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट है, ये देखिए थीटा, वही कौन बता रहा है। इसका यूनिट क्या है? जूल है। क्यों जूल है? क्योंकि ये एनर्जी ही तो है, वर्क और एनर्जी सेम ही तो है, इसलिए इसका यूनिट जूल है। अब एक जूल क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। इसका मतलब 1 यूनिट फोर्स में और उससे 1 मीटर गया तो उसमें कितना एनर्जी लगा, ये एक वाला नहीं पूछा जाता है। अब नेक्स्ट CGS मार्कर, ऐसा यूनिट को अर्ग में नापा जाता है, जूल में भी नापा जाता है। जूल 1 जूल के बराबर 10 के बराबर 7 अर्ग होता है। 1 जूल की परिभाषा जो मैं बताया था कि न्यूटन का बल, 1 न्यूटन का बल 1 मीटर तक जाना है तो उसमें कितना जूल लगेगा? 1 जूल लगेगा। उसके बाद पॉजिटिव वर्क हो गया जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, मतलब काम और विस्थापन एक ही दिशा में। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पीछे, मान लीजिए बक्सा है, पीछे से धक्का दे रहा है, धक्का भी इसी तरफ और फोर्स भी, मूवमेंट भी इसी तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा 0 होता है इस केस में, कोई एंगल तो है नहीं, ये पूरा कोई एंगल नहीं है। लेकिन जैसे ट्रॉली को खींचना या गुरुत्वाकर्षण। अब एक केस क्या होता है, नेगेटिव तब होता है जब बल और ये विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में लगे। इस केस में थीटा 180 डिग्री होता है। और जैसे घर्षण बल हमेशा मान लीजिए इस तरफ है, तो अगर हम इस तरफ जाते तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगता है। ये हो गया, ब्रेक लगाना हो गया, या ऊपर जाती वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण, ऊपर जाते वस्तु पर जी नेगेटिव हो जाता है। मैं बताया था ना 10th चैप्टर में, वही वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट, जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क जब मैं बताया था डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाएगा, तो वही वाला लिखा हुआ विस्थापन या बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो। लंबवत क्या होता है? 90 डिग्री। मान लीजिए कि जैसे नीचे से कोई सामान है, मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स किसी इंसान ने उसको उठा के अपने सर पे रख लिया और खड़ा है, सर पे रख के खड़ा है, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये 90 डिग्री का है भले ही। तो ऐसे वाला कंसेप्ट बस ये याद रखना है कि फोर्स और डिस्टेंस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? F.S कोस थीटा, और कोस 90 कितना क्या होता है? 0। कोस 90 0 होता है, इसलिए 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे स्थिर दीवार को धक्का देना, दीवार स्थिर है, हम इधर कितना भी धक्का देते डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कोस 0 होता है। या हाथ में बैग पकड़ कर स्थिर खड़े रहना, जो मैं एग्जांपल बताया था, बक्से को सर पे लेके खड़े रहना, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अब गुरुत्वाकर्षण एवं घर्षण द्वारा किया गया कार्य, उससे पहले हिंदी में जरा, इंग्लिश में ज़रा देख ले। इसमें स्टार्टिंग क्या है? डेफिनेशन ऑफ वर्क तो बता ही दिया था ना, जहाँ प्लेसमेंट होना ज़रूरी है। अब 2 कंडीशन है, एक वही प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का और एक फोर्स का। अब नेक्स्ट, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक ओरिजिनल फॉर्मूला है F.S कोस थीटा। नेक्स्ट है जूल, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल हम पढ़ ही चुके हैं, 1 जूल को 10 के पावर 7 अर्ग कहता है। अब टाइप ऑफ वर्क, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हम बता ही चुके, पॉजिटिव सब ड्रिव डायरेक्शन, नेगेटिव जब अपोजिट डायरेक्शन में, और जीरो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो जाए या 90 डिग्री आ जाए एंगल, उस केस में। अब यहाँ पे उसी को एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि हम यहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे? गुरुत्वाकर्षण वाला पहला। अब कोई वस्तु अगर नीचे गिर रही है, मान लीजिए कोई वस्तु नीचे गिर रही है, उस केस में बल और विस्थापन दोनों नीचे होगा, ठीक है, कार्य भी नेगेटिव होगा, तो इस केस में हो गया। अब कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो भी बल नीचे, मतलब वस्तु ऊपर जा रही है, बल नीचे आ रहा है, नहीं कोई वस्तु ऊपर जा रही है, उस केस में क्या होगा? इसको जरा मिटा दूं। कोई वस्तु ऊपर जा रही है, इसका मतलब बल नीचे और विस्थापन ऊपर, इस केस में कार्य जो नेगेटिव होगा, वो मतलब ये ऋणात्मक मतलब नेगेटिव होगा। उससे पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं।
SI यूनिट क्या होगा, जूल। CGS में अर्ग, ये बता ही चुके, ये भी बता ही चुके। डिस्प्लेसमेंट जीरो, वर्क जीरो, 90 डिग्री वर्क जीरो, 90 डिग्री जीरो, स्टैंडिंग जीरो। फ्रिक्शन द्वारा काम हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ग्रेविटी कारण हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एनर्जी। उससे पहले हिंदी में एक बार क्लियर कर लेते हैं। घर्षण बल हमेशा नेगेटिव होता है, ये रहा, सदैव ऋणात्मक, हमेशा नेगेटिव। अब वन लाइनर जो हम अभी पढ़े थे, जो इंग्लिश में पढ़े हैं और जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, वही सब यहाँ पे मेंशन है, ये देखिए पूरा। अब नेक्स्ट हमारा वर्क खत्म, अब हम एनर्जी को पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता, जो कैपेसिटी टू डू वर्क होता है उसी को एनर्जी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट, इसका भी सेम जूल है, और वही अर्ग वाला कंसेप्ट 10⁻⁷ वाला। और टाइप्स में क्या, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल, तीसरा मैकेनिकल, ये 3 तरह का होता है। अब काइनेटिक क्या होता है? काइनेटिक जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो ना, गति में, उस टाइम पे जो भी एनर्जी लग रही है, उस टाइम पे जो एनर्जी लग रही है उसी को कहते हैं गतिक ऊर्जा, मोशन, काइनेटिक। इसका फॉर्मूला हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। नेक्स्ट इज हमारा, यदि वस्तु विराम पे हो, मान लें वेलोसिटी 0 हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। ये वाला एक कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु तो हम क्या पढ़ रहे थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो विराम, यदि वस्तु विराम अवस्था में हो, मतलब उसका वेलोसिटी 0 हो, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv²। अब यही जब va 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा 0 होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, गति ऊर्जा किन पर निर्भर करती है? अब फॉर्मूला है हाफ mv², तो ऑब्वियसली m पर और v पर। ये देखिए, यही तो लिखा हुआ, और कहाँ कुछ लिखा हुआ, यही पे दोनों पे होता है। यदि v² है, इसका मतलब अगर वेग 2 गुना बढ़ेगा तो ओवरऑल आंसर 4 गुना से बढ़ेगा। ऐसे यदि वेग 2 गुना हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर होगा 4 गुना, 3 तो 9 गुना, मतलब ये सब दे रखा है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? चलती ट्रेन, हाफ mv², ये सब जो एग्जाम्पल है, लुढ़कती ट्रेन, ये सब काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हाइट से आप रिलेट करिए, ऊंचाई से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है mgh, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट। किसी वस्तु की पोजीशन अथवा कॉन्फ़िगरेशन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें किन किन पर निर्भर करता है? मास पे, हाइट पे, और ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन जो कि लगभग फिक्स रहता है 9.8, इसलिए इन दोनों पे। बाकी जहाँ भी ऊंचाई की बात आ जाएगी, हाइट की, वहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है मैकेनिकल एनर्जी, और कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और मैकेनिकल एनर्जी विराम अवस्था में काइनेटिक एनर्जी 0, तो और मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। जब विराम अवस्था होगी तो मास और हाइट पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी माने क्या है? सौर ऊर्जा संरक्षण के नियम। अब इसमें क्या, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, जो कि 8th क्लास का बेसिक कंसेप्ट है। वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, सदैव स्थिर रहती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते, इस सेंटेंस से क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे गिरते हुए पत्थर का अगर एग्जाम्पल लिया है, सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर हाइट एकदम मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी रुका हुआ है। वहीं गिरते समय धीरे धीरे चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते वक्त स्पीड जो होता है ना वो इंक्रीज होता रहता है। और जैसे ही वो गिर के एकदम नीचे आ जाएगा, एकदम मान लो नीचे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा क्योंकि हाइट एकदम कम हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि स्पीड एकदम बहुत सबसे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा।
तो ये यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, ना कि बन रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है ये। अब हम अगर इससे बढ़ के इस कंसेप्ट से निकल के एग्जाम्पल देखें ऊर्जा रूपांतरण का, तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, वहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किस में बदलता है, लाइट में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बल्ब भी तो गर्म हो जाता है ना, तो हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। ऐसे ही तरह कोई सा भी कंसेप्ट देख लीजिए, एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही होगा। अब ये सब कंसेप्ट क्या है, ये सब वन लाइनर है। तो पहले ज़रा ये देख ले, एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को mgh कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv², पोटेंशियल mgh, और दोनों को ऐड कर दे तो मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है मोशन के कारण, और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं उसके फॉर्मूले से निर्भर करेगा। वहीं ये एग्जांपल हो गए। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और काइनेटिक और इसके बीच का जो डिफरेंस हम पढ़ चुके, फॉर्मूला हो गया, जहाँ काइनेटिक जीरो होगा वहाँ पोटेंशियल एग्जिस्ट कर सकता है मास एंड वेलोसिटी पे, तो ये मास एंड हाइट पे डिफरेंस है, और ये मोशन के कारण है तो ये पोजीशन के कारण है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो हम अभी बता चुके हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। ये दो एग्जाम्पल लेके, गिरता हुआ स्टोन और पेंडुलम का एग्जाम्पल लेके हम समझ लिए थे। और कहाँ कहाँ एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मेशन का, बल्ब का, फैन का, कार का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो ये सब एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पावर और कमर्शियल यूनिट, इसको हम पढ़ेंगे, उससे पहले इसको क्लियर कर लेते। वन लाइनर क्या है, एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, मैकेनिकल एनर्जी, इन दोनों का सम। ये जो हम पढ़ चुके हैं वही सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि एक तरह से रिवीजन का पार्ट है, वर्क एंड एनर्जी। अब नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पावर। पावर क्या होता है, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं। किस स्थिति स्पीड से हम कार्य कर रहे हैं। अब इसको हम फॉर्मूले से समझेंगे, जैसे कार्य का दर, यही लिखा हुआ है ना, कार्य दर माने वर्क रेट। रेट जब भी होता है उसको टाइम से डिनोट करते हैं, मतलब वर्क अपॉन टाइम, यही तो है पावर। और क्या, यही तो है पावर। तो पावर का फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आता है वन वर्ड में आता है, जहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, वॉट। वॉट इसका यूनिट हो गया, और इसको 1 वाट 1 जूल पर सेकंड हो गया, क्योंकि वॉट और अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क को हमेशा जूल में नापते हैं और टाइम को हमेशा सेकंड में। अगर एक एक कर दे तो बात बराबर है। नेक्स्ट क्या है, 1 वाट, जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए उसको 1 वाट कहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आता, ये बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है, इंजन और मोटर की शक्ति को मापने की इकाई को हॉर्स पावर कहते हैं। अब इसमें एक हॉर्स पावर को 746 वाट कहा है, तो ये एक फैक्चुअल डेटा है, इसको आप पढ़ लेंगे, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है तो ठीक रहता है, 746। नेक्स्ट इज वाट का ऐसा यूनिट, ये वाट ही होता है। और नेक्स्ट इज किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और मेगावाट, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है। और नेक्स्ट हॉर्स पावर, ये हम पढ़ चुके हैं 746। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो कमर्शियल यूनिट हमेशा किलोवाट आवर में नापा जाता है। जब भी घर का बिजली बनता है ना, वो किलोवाट आवर में नापा जाता है, उसको 1 यूनिट कहते हैं। अब जैसे 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको आप पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा गया था 70th बीपीएससी में। 70th बीपीएससी में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब बिजली बिल का गणना कैसे होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, क्योंकि हमने पावर को क्या पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क को ही तो एनर्जी अपॉन टाइम कहते हैं। तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो एनर्जी, यही दोनों तो कंसेप्ट है, तो यही लिखा हुआ है। अब ये एग्जांपल ले रखा है, हीटर 1000 वाट का है, 2 घंटे तक चल रहा है, तो बताइए तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी तो 1000 वाट है तो वो 1 किलोवाट हो गया, और 2 घंटे तो 2 किलोवाट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 2 यूनिट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको किलोवाट आवर में नापा जाता है, उसी को यूनिट कहते हैं। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाता है, जिसमें पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, ये हॉर्स पावर, ये आप याद रख सकते हैं। और ये जो है 1 किलोवाट में 1000 वाट,
ये याद रख सकते हैं। कमर्शियल यूनिट 3.6 इंटू 10 के रेशियो 6 जूल होता है। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, जो 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10 के रेशियो 6 जूल। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाकी हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी को भी जूल कहते हैं, पावर को वॉट कहते हैं। ये सब वन लाइनर है, ये सब आप पढ़ लीजिए। जो हम कर चुके हैं वही सब यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्विक रिवीजन भी आसानी से हो जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। दिस इज़ ऑल्सो डन, पूरा हो रखा है। आपको बस पढ़ने की देर है। ये भी हम पूरा ये चैप्टर कर चुके हैं। ये पूरे नीचे तक जो भी है ना, ये वन वर्ड है जो हम अब जब पढ़ते आ रहे थे ना, उसी का समरी है। हमारा 11 चैप्टर 11 भी ख़त्म हो गया। हमारा चैप्टर इस वीडियो में चैप्टर 10 एंड 11 हो चुका है। इसका नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।